सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा विद दीक्षा चैनल। अब इसमें हम इकोनॉमिक्स ऑफ इनोवेशंस के सारे चैप्टर्स मैंने कवर करे हैं। ठीक है, बहुत शॉर्ट नोट्स में इसके मैंने बताया, बहुत शॉर्ट कि आपको एकदम से एग्ज़ाम में जो लिख करके आना है वो एक ही जगह पे मिल जाए। ठीक है, अंडर वन अम्ब्रेला आपको हर एक चैप्टर का एक क्रिस्प नॉलेज और जिस्ट मिल जाए, जिससे आप ना पेपर बहुत अच्छे तरीके से करके आओ। सो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, इसमें है फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है, द इकोनॉमिक्स ऑफ इनोवेशन स्टैंड्स एज ए डायनामिक एंड एवर इवॉल्विंग डिसिप्लिन विद इन इकोनॉमिक थ्योरी। देखो, जो इनोवेशन अभी तक हुआ है इकोनॉमिक में जो है वो डायनामिक है और वो अभी भी एक तरीके से इवॉल्व रहता है। इसकी डिसिप्लिन ही ऐसी है कि इनोवेशंस होते ही रहते हैं। अभी हमारा एआई का ज़माना है, तो अब आगे 2030 में आगे क्या आ जाए वी नेवर नो। ठीक है, कुछ भी आ सकता है। सो ये कीप एवॉल्विंग है। ठीक है, इकोनॉमिक थ्योरी में होता रहेगा। हिस्टोरिकल एवोल्यूशंस यहाँ पर आते हैं कि स्टार्टिंग में कैसे कैसे एवोल्यूशंस हुए। ये देखो, ये वाला जो टॉपिक है लगता नहीं कि आएगा, बट अगर आ जाए तो आप एटलीस्ट कुछ लिख सको। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा बस शॉर्ट यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट वेव जो आई थी वो हमारी आई थी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से। पहली हमारी जो एवोल्यूशन हुई थी वो हमारी हुई ही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से थी, जो कि लेट 18 टू अर्ली 19 सेंचुरी में हुई थी। इसमें क्या हुआ था कि इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में जो है, मतलब एग्रीरियन, हम आपको सबको पता है हम एग्रीकल्चर के बेसिस पे काम करते थे। हमारा सारा सेक्टर जो है जिससे हम प्रोडक्शन करते थे वो हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड था। बट अर्ली 19 सेंचुरी में हमारे पास इंडस्ट्रीज़, मतलब जो स्टीम इंजन्स वगैरह, इन सब का इंट्रोडक्शन हो चुका था। ठीक है, सेकंड आता है हमारा सेकंड वेव। सेकंड वेव हमारी यही जब हमारी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द मास प्रोडक्शन हुआ, मतलब जो भी चीज़ें हमारी बन रही है उसकी मास प्रोडक्शन होना शुरू हो गया, कॉपीज़ बनने शुरू हो गए। सबको पता है पहले हम हर एक चीज़ जो थे वो कहते हैं मैनुअली लेवल पे कहते हैं हाथों से जो लेबर्स थी वो बनाते थे, बट बाद में ऐसी मशीन्स बन गई जो कि मास प्रोडक्शन करने लग गई। ठीक है, सो वो हो गई हमारी उसमें हमारी एफिशिएंसी ग्रोथ हमारी अचीव हो गई कंज्यूमर मार्केट्स के लिए। कंज्यूमर जो भी गुड्स हैं उन सब के लिए हमारी एफिशिएंसी अचीव हो गई, हम उस स्पीड तरीके से मास प्रोडक्शन करने लग गए। थर्ड वेव हमारी है जब हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई, जो कि हमारी मिड 20 से स्टार्ट होकर अभी प्रेजेंट में चल रही है। ठीक है, आईटी का जो हम बोल सकते हैं रेवोल्यूशन आया। इसमें क्या हुआ कि नॉलेज बेस इकोनॉमी बढ़ गई। अब हमें क्या रिक्वायरमेंट है, जिसके पास इतनी नॉलेज उतनी उसकी हम बोल सकते हैं रेपुटेशन या डिमांड इन द मार्केट, है ना। तो वो चीज़ हमारी आ गई है। और फिर उसके बाद कंप्यूटर एंड सेमीकंडक्टर के इनोवेशंस भी हो गए कि अब हर किसी के पास मुझे लगता है कंप्यूटर है और सबको नीड भी है कंप्यूटर की। ठीक है, बट पहले के टाइम पे कंप्यूटर जो है वो कहीं कहीं जगह पर ही था और नीड किसी को लगती भी नहीं थी। बट नाउ दिस इज़ द एरा ऑफ द कंप्यूटर, जिसमें हर किसी को कंप्यूटर की नीड है। ठीक है, फोर्थ वेव हमारी आ गई है बायोटेक्नोलॉजी की, कि अभी तक हमारे पास जो नॉलेज थी टेक्नोलॉजी की वो हम अपने नॉर्मल चीज़ों के लिए, नॉलेज एक्वायर करने के लिए सबके लिए कर रहे थे। बट नाउ द डेज अब हम बायो की या हम बोल सकते हैं मेडिकल जो फील्ड है उसमें भी हम उसको इतना इवॉल्व कर रहे हैं, इतना हम उसको एक्वायर कर रहे हैं, इतनी उसकी हम हेल्प ले रहे हैं कि जो ऑपरेशंस, जो क्रिटिकल ऑपरेशंस या ऐसी डिसीजेज जिनके अभी तक सोल्यूशंस नहीं थे या कोई उसकी मेडिसिन वगैरह नहीं थे, कि वो भी हम एक तरीके से डिवाइस कर सके। उसके लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कोविड कि आया, उसको हमने मतलब एकदम से वो डिसीज़ आई, उसको हमने पहचाना और उसके लिए सोल्यूशन या उसकी वैक्सीन्स भी हमने इमीडिएट बेसिस में निकाली। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल वेव। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ वेव हमारा वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ गया। ठीक है, जैसे मशीन लर्निंग, और ये हमारा 20वीं सेंचुरी से प्रेजेंट अभी तक चल ही रहा है। इसमें हमारा ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेशन इन डेली यूसेज, ये सब चीज़ें इसमें आ गई हैं। सिक्स्थ हमारा है एंटिसिपेटेड सिक्स्थ वेव। ये जो वेव है ना, ये एंटिसिपेटेड है, मीन्स ये एक्चुअल में भी आई नहीं है, बट हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये वेव भी आएगी। ठीक है, वी कैन कंसिडर दिस इन आर अपकमिंग फ्यूचर। ठीक है, रिसेंट अपकमिंग फ्यूचर। तो इसमें क्या है, 21st सेंचुरी में हम मान सकते हैं कि हमारी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज जनरेट हो जाएंगी जो कि रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल एनर्जी को प्रमोट करेगी। ठीक है, क्योंकि दिस इज़ द नाउ डिमांड, और हम उस तरीके अब जो है एक तरीके से कंसर्न होते जा रहे हैं कि सस्टेनेबल एनर्जी हो, ठीक है, या रिन्यूएबल एनर्जी का यूसेज हो। आपको पता ही है कि हम इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल्स में किस तरीके से मूव हो रहे हैं, तो उस तरीके की कोई टेक्नोलॉजी आएगी। ठीक है, फोकस ऑन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी इन फ्यूचर। ठीक है, ये हमारा ख़त्म हो गया। अब एक आती है यहाँ पे केस स्टडी, इम्पॉसिबल फूड्स एंड द पायनियरिंग सस्टेनेबिलिटी थ्रू द लाइफ साइकिल असेसमेंट। अब देखो ये क्या है, ये इसी की केस स्टडी है
कि कहते हैं जो भी टेक्नोलॉजी है उसी के बेसिस पे यहाँ पे एक केस स्टडी आई हुई है कि जैसे कि हमें सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट करना है, बट यहाँ पर जो भी लोग नॉनवेज खाते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है, उस वजह से एक तरीके से हमारी जो कहते हैं फूड चेन थी ना, वो डिस्टर्ब होती जा रही है, क्योंकि हम नॉनवेज वगैरह खा रहे हैं तो बहुत से जो एनिमल्स हैं या उनकी हम बोल सकते हैं जो फूड चेन है वो हमारी पूरी की पूरी जो है ख़त्म होती जा रही है। उसको बचाने के लिए एक कहते हैं ये इन्होंने इम्पॉसिबल फूड कर करके ना एक फूड लॉन्च किया था, जिसमें उन्होंने एक बर्गर ऐसा लिया कि जिसका टेस्ट जो है वो चिकन जैसा लगेगा, बट दैट इज़ नॉट एक्चुअल चिकन, वो एक तरीके से प्लांट वाला चिकन बनाया गया है। और आपको आजकल पता हो तो मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे फूड्स आ रहे हैं जो कि प्लांट बेस्ड नॉनवेज हैं, ठीक है, उसको मतलब उसका टेस्ट जो होता है वो नॉनवेज जैसा होता है, बट वो प्लांट से मतलब या ऑर्गेनिक जो तरीके हैं उन सबसे वो बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक केस स्टडी है, तो अगर आपको एग्जांपल देना हो तो आप यहाँ पे एग्जांपल भी दे सकते हैं, ठीक है। और ये जब इन्होंने लेकर के आए थे इसमें, तो उन्होंने पूरे एक लाइफ साइकिल की असेसमेंट की थी कि क्या उसकी लाइफ साइकिल है, सब चीज़ें, ठीक है। अब आ जाता है इम्पैक्ट ऑफ द इनोवेशन। इनोवेशन का इम्पैक्ट आता किस में है? बिजनेस साइकिल में आता है, एम्प्लॉयमेंट में आता है, कंपनी परफॉर्मेंस में आता है, प्रोडक्ट इनोवेशन एंड ग्रोथ में आता है। बिजनेस साइकिल में कैसे आता है कि देखो इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाती है, कोई भी इनोवेशन होगा आपकी ग्रोथ आपको मिलेगी, क्योंकि आप कुछ नया निकाल ही से ले रहे हो कि आप उसको उससे फ़ायदा उठा सको, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाएगी, जो अभी तक आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे उससे अच्छी बेहतर टेक्नोलॉजी आप यूज़ करेंगे। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, जॉब डिस्प्लेसमेंट्स हो जाएंगी। मतलब देखो अब ये हो, इसमें क्या है, इम्पैक्ट्स बताने हैं, तो इसमें फ़ायदे नुकसान सब कुछ इसमें है। जॉब डिस्प्लेसमेंट्स में आपने देख ही रहे हो कि कितनी ही जॉब्स जो हैं वो एक तरीके से कम होती जा रही हैं, क्योंकि हर एक चीज़ जो है वो टेक्नोलॉजी एक्वायर कर मतलब खुद से ही उसको मैनेज कर लेता है, तो जो भी एक ह्यूमन जॉब्स हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं, ठीक है। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शंस हैं, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शंस यहाँ पर आ गए कि जो भी हमारे पहले की, यहाँ पे क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन एक टर्म है जो कि आपको पूरा सब्जेक्ट में ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन मिलेगा। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन यहाँ पर होता है कि जो आपकी पहले की क्रिएटिविटी है ना उसको डिस्ट्रॉय करना। जो आप अभी कोई चीज़ अगर यूज़ कर रहे हैं, जैसे पहले अगर हम नोकिया का फ़ोन यूज़ करते थे और अब हम स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, तो नोकिया फ़ोन जिस तरीके से हमने उसको एक्सटेंड कर दिया मार्केट से, वो हमारी क्या होगी, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। किसी ने तो उस नोकिया फ़ोन को बनाया होगा ना, उसकी किसी की तो वो क्रिएटिविटी होगी ना, बट हमने तो उसकी कदर नहीं कर रहे, हमने तो उसको बिल्कुल ही हटा दिया। सो दिस इज़ द क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, ठीक है। सिक्स्थ हमारा आ गया इंक्रीज कंज्यूमर डिमांड जो होगी वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। बूस्ट इन R&D मतलब यहाँ पे है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। लीड इकोनॉमिक चेंजेस, इनोवेशन अट्रैक्ट्स इन्वेस्टमेंट्स, मतलब इनोवेशन के लिए ही अगर हमें पता चलेगा इनोवेशन से फ़ायदा हो रहा है तो हम इन्वेस्टमेंट्स भी उसी में लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है। बिल्ड स्किल्ड वर्कर्स, क्रिएट्स न्यू मार्केट्स, और इनोवेशन की वजह से ही हमारी जो मार्केट्स हैं वो भी बढ़ती हैं, ठीक है। ये हमारा बिजनेस साइकिल में आ गया। आप ये अपने आप से भी लिख सकते हो, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, अगर हमारी कुछ जॉब्स हम बोल सकते हैं एक्सटिंक्ट हुई है मार्केट से या कम हुई हैं, तो बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी भी हैं कि जिसमें हमारे AI और ChatGPT कंट्रोलर्स हैं, उनकी जॉब जो है वो एकदम से डिमांड उनकी बढ़ गई है, ठीक है। रिड्यूस द रिपीटेटिवनेस टास्क, जो भी अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो जितने भी हमारे मोनोटोनियस या हम बोल सकते हैं रिपीटेटिव टास्क होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, हम उसको ऑटोमेट करा देते हैं, ठीक है। सो वो हमारा कम हो गया। लीड द जॉब लॉस, अब जॉब लॉस भी इसमें आएगा, ठीक है। अनस्किल्ड लेबर की जॉब लॉस हो रही है, ठीक है। स्ट्रीमलाइन प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस जो है स्ट्रीमलाइन होता जा रहा है। इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, हमारी कोई भी टेक्नोलॉजीज़ या हम कुछ भी ऑटोमेशन करते हैं तो उससे हमारी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती ही होती है, ठीक है। कंपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से होगी चांस टू डिफ्रेंशिएट द प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट है उसको डिफ्रेंशिएट कर सकता है मार्केट में और एक तरीके से कंपिटिटिव एडवांटेज का एक तरीके से एज उठा सकता है, ठीक है। सेकेंड यहाँ पर है कंट्रीब्यूट्स द पॉजिटिविटी इन ब्रांड इमेज, जो ब्रांड इमेज है वो भी एक तरीके से उसकी केटर हो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी कि हाँ भाई ये जो ब्रांड है ये अपडेटेड रहता है, जो भी डिमांड चल रही होती है मार्केट उसके हिसाब से वर्क करता है, तो उसकी इमेज भी अच्छे से बन जाएगी। थर्ड हमारा आ जाता है प्रोसेस इनोवेशन, ये हमारे इनोवेशंस भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। अडॉप्टिंग द एडवांस टेक्नोलॉजीज़, जो भी टेक्नोलॉजीज़ है उसकी भी एडवांसमेंट हो जाएगी, ठीक है। कंपनी की परफॉर्मेंस में आ जाता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड द लॉयल्टी, कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा क्योंकि आप उसको उसी एरा में उसके डिमांड के हिसाब से ही काम दे रहे हो, तो वो सेटिस्फाइड होगा और उसकी लॉयल्टी भी आपके साथ रहेगी कि भैया जैसे जैसे उसकी डिमांड बनती जा रही है वैसे वैसे आप उसकी सर्विसेज में अल्ट्रेशन करते जा रहे हो, तो वो आपके साथ लॉयल रहेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर जैसे हमारी डिमांड्स बन गई थी कि कहते हैं कोविड के टाइम पर कि हमें हर एक चीज़ में मतलब मास्क वगैरह और ये कहते हैं
सैनिटाइज़र इन सब की ज़रूरत है। तो जिन जिन दुकानों ने मास्क वगैरह और सैनिटाइज़र्स इन सब का ध्यान रखा था, तो एक तरीके से आप वहाँ पर ज़्यादा अपने आप को सेफ़ और रहते हैं, कंफर्टेबल कंसिडर कर रहे थे वाइल परचेजिंग समथिंग। तो अगर जहाँ पर बिल्कुल ही इग्नोरेंस हो रही थी, आपको जहाँ पे इग्नोरेंस हो रही थी सैनिटाइज़र और इन सब की, आप वहाँ से सामान ख़रीदना भी नहीं चाह रहे थे। तो ये चीज़ हमारी जो होती है ना, वो लॉयल्टी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है उसको इंक्रीज़ करती है। प्रोडक्ट इनोवेशन एंड द ग्रोथ, इसमें क्या है कि प्रोडक्ट का इनोवेशन और ग्रोथ किस हिसाब से होगी कि क्रिएटिविटी ऑफ द आइडिया जनरेशन हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट की पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन हो गई कि अभी तक आप एक चीज़ में कर रहे थे, तो आपने एक नया इनोवेशन किया जिससे आपकी नया प्रोडक्ट जो है मार्केट में लॉन्च करके उससे भी रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। थर्ड हमारा आ जाता है एक्सपेंशन ऑफ द न्यू मार्केट्स। अब आप न्यू मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, ब्लू मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, आप भीड़ में ही नहीं घुस रहे हैं, ठीक है, आप कुछ अलग से हट के कुछ लेकर के आए हैं। फोर्थ हम आ जाता है हमारा अडॉप्टिंग द न्यू कस्टमर ट्रेंड्स, कस्टमर के आप ट्रेंड्स कर पाओगे, अडॉप्ट कर पाओगे, ठीक है। एंड लेट द कम्पिटिटिव एडवांटेज, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो ये वाले जो चीज़ें थी आप खुद से भी बना करके लिख सकते हैं। एंड इसी में ही हमारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग।